आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं NCERT राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार की। इसके पहले हम अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे पढ़ चुके हैं। न केवल हमने पाठ को पढ़ा है बल्कि उस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। आज जो हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कोई सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी होना चाहिए। न केवल अधिकारों की जानकारी होना चाहिए बल्कि अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ और परिचय से हम इसे पढ़ते हैं। संविधान शासन के विभिन्न अंगों में संरचना एवं पारस्परिक संबंध ही नहीं बताता, बल्कि संविधान वह दस्तावेज है जो शासन की शक्तियों पर अंकुश लगाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हुए व्यक्तियों को कुछ अधिकार देता है। देखिए हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि सरकार जो है वो शासन के विभिन्न अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना बताता है, इसका कैसे निर्माण होगा और कैसे उनके बीच संबंध रहेंगे। साथ ही साथ शासन की शक्तियों पर कैसे नियंत्रण रखा जाएगा, ये सारी जानकारी हमको संविधान देता है। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देशों में व्यक्तियों को कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं जिसकी व्यवस्था संविधान में की जाती है। भारतीय संविधान में वर्णित इन्हीं अधिकारों का इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन क्या है, तो आप बताएंगे कि तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू किया गया था तो संविधान के 22 भाग थे और उन 22 भागों में से ही जो तीसरा भाग है वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पिछले वीडियो पर मुझे एक कमेंट मिला था कि वर्तमान में संविधान के कितने भाग हैं, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करूँगा कि संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। तो तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। न केवल मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है बल्कि उस पर उचित सीमाओं का भी वर्णन मिलता है। देखिए मौलिक अधिकार जो हैं वे असीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए समय सब चीज़ें भूल जाएं। उस पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई है जिसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। इस अध्याय में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाती है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा एवं व्याख्या करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है एवं मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP भी कहा जाता है, इन दोनों में क्या अंतर है का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके परिचय में हमको क्या क्या बताया गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग है अधिकारों का महत्व। देखिए अधिकारों का महत्व पढ़ने से पहले हम ये देखें कि अधिकार कहते किसे हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में, मामूली भाषा में अधिकार को हम हक कहते हैं। समाज द्वारा प्रदान वे समस्त परिस्थितियां जिनसे मनुष्य अपना विकास करता है अधिकार कहलाता है। ठीक है ना। जब कोई भी व्यक्ति समाज द्वारा प्रदत्त या संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का उपयोग करते हुए अपना विकास करता है तो उन परिस्थितियों को ही हम अधिकार कहते हैं।
अधिकारों का महत्व समझाने के लिए आपकी NCERT पुस्तक में 2 बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। और जब मैंने किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ऐसे उदाहरण देकर कैसे पढ़ाई की जा सकती है। लेकिन जब इन उदाहरणों को मैंने गहनता से समझा तो समझ में आया कि NCERT कितनी अच्छे से बात को समझाता है। और आपके NCERT की जो पुस्तक है वह रटने की नहीं बल्कि समझने की सीख हमें देता है। चलिए शुरू करते हैं। सन 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन के लिए सरकार ने विभिन्न ठेकेदारों की सेवाएं ली। ठेकेदारों ने इन निर्माण कार्यों को करने के लिए ओवर फ्लाई स्टेडियम बनाने के लिए, ओवर फ्लाई यानी कि जो फ्लाईओवर होते हैं, पुल जो होते हैं उनको बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए विभिन्न गांवों से, देश के कई गांवों से मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, जिनमें महिला पुरुष सभी शामिल थे। लेकिन इनसे जो काम कराया जा रहा था उसकी मजदूरी इनको नहीं दी जा रही थी। जो काम कराने की शर्तें थी वह काफ़ी दयनीय थी, जिनका समाज वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की कि सरकार द्वारा तय दरों से भी कम मजदूरी मजदूरों को दी जा रही है। उनके साथ बेगार और बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, बेगार और बंधुआ मजदूरी क्या होती है? जब हम काम कराते हैं और उनको उसका पैसा नहीं देते हैं, तो यही आरोप सामाजिक वैज्ञानिकों ने लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को माना और याचिका में कहा गया था कि इससे नागरिकों के शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि आप मजदूरों को उचित दाम दिलवाएं। जो तयशुदा मेहनताना है वो मजदूरों को दिलाया जाए, इसका उचित प्रबंध करें। देखिए, यहाँ पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्योंकि नागरिकों को प्राप्त था उसका उल्लंघन हो रहा था। तो यहाँ पर तो सरकार को निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक और उदाहरण इसमें दिया गया है और बहुत अच्छे से दिया है। मचल लांगू असम के मोती जिले के एक चाचौड़ा गांव का युवक था। इसे गिरफ्तार करते समय आरोप लगाया कि इसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मामले की सुनवाई करते समय मचलांगू की मानसिक स्वस्थता ठीक नहीं थी, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जिसके चलते उसे तेजपुर के एक गौर बलदोई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका सफल इलाज किया। चिकित्सकों ने सन 1967 और 1996 में जेल अधिकारियों को 2 चिट्ठी लिखकर कहा कि मचलांगू स्वस्थ हो गया है, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। किंतु जेल अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मचलांगू जब गिरफ्तार किया गया था जब उसकी आयु 23 वर्ष की थी। मचलांगू को जुलाई 2005 में रिहा किया गया जब उसकी आयु 77 वर्ष की हो गई। मचलांगू 54 वर्षों तक जेल में रहा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने जब राज्य के बंदियों की स्थिति जानने के लिए निरीक्षण किया तब मचलांगू की स्वतंत्रता हो पाई, मचलांगू रिहा हो पाया। देखिए कितना बड़ा एक दुर्भाग्य है। एक नव युवक जो युवा था और जिसने एक छोटा सा अपराध किया था, किसी को गंभीर चोट पहुंचाने का, यह युवा एक वृद्ध हो गया। 77 वर्ष की आयु हो गई उसकी, एक वृद्ध हो गया और उसके 54 वर्षों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई। कहानी को सुनकर रोना आ जाता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा हो सकता नहीं है, बल्कि
हुआ है। कितना मन को दुखी कर रहा है कि एक नवयुवक जिसके सामने अपना पूरा जीवन पड़ा था, उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई और वह विरुद्ध हो गया। 54 वर्षों तक वह जेल की सलाखों में रहा, एक कैदी के रूप में जीवन व्यतीत किया। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मचल आंगू को कब गिरफ्तार किया गया था, कौन से सन में उसको गिरफ्तार किया गया था। देखिए 23 वर्ष की उसकी आयु थी। 2005 में उसको रिहा किया गया जब वो 77 वर्ष का हो गया था। 54 वर्षों तक वो जेल में रहा। तो ये मचल आंगू का जो प्रकरण है, यह इस बात का संकेत करता है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं रहता है, कमजोर होता है, शिक्षित नहीं होता है, अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होता है, तो उसका किस प्रकार से शोषण किया जाता है। संविधान में अधिकार दिए गए हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था की गई निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की, किंतु जब व्यक्ति को अधिकारों की जानकारी नहीं रहती है, वह पढ़ा लिखा नहीं रहता, शिक्षित नहीं रहता, जागरूक नहीं रहता है, तो उसके साथ ऐसे अत्याचार होते हैं। इसलिए मैंने पाठ शुरू करते समय ही कहा कि व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार की जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं पहले के माध्यम से कि क्या मचल आंगू धनी या ताकतवर होता तो उसके अधिकारों का हनन होता? क्या ठेकेदारों के साथ इंजीनियर काम कर रहे होते तो उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाती? क्या उनके अधिकारों का हनन किया जाता? शायद नहीं। ये ऐसी कुछ बातें हैं जिनके लिए हमें जागरूक और अधिकार होना जरूरी है। जब आप समझ जाएंगे कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें अधिकारों के लिए क्या करना चाहिए, किसे अधिकार दिए गए हैं, किसके विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, जब हम यह समझ जाएंगे तो इस अध्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मचल आंगू तो केवल एक उदाहरण है, ऐसे ही कितने ही लोग हैं जिनके साथ यह अन्याय होता है केवल शिक्षा के अभाव में। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षित होइए, जागरूक बनिए और अपनी अधिकारों की रक्षा कीजिए। शोषण के विरुद्ध हमारा संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर निर्देश देकर सरकार को आदेश दिया और उन मजदूरों को उनका मेहनताना मिल पाया, लेकिन इसके लिए सभी नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र से आशय प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं और उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया जाता है। सरकार उन अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित किए गए अधिकारों की सूची अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाती है। देखिए, उपरोक्त उदाहरण जब हमने पढ़े तो उस उदाहरण से हमें पता चला कि अधिकार होना क्यों आवश्यक है या अधिकारों के लागू होने का क्या महत्व है। इसी बात को देखते हुए प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध करने का आशय यह है कि इससे पता चल जाए कि नागरिक के कौन कौन से अधिकार हैं और इन अधिकारों की रक्षा करने हेतु सरकार बाध्य है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके अधिकार क्या हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है, तो आप कह सकते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार जिनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है और जो सूचीबद्ध किए गए हैं वही अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है, अधिकारों की रक्षा करने हेतु सरकार का दायित्व है। अधिकार की रक्षा किससे की जाए? देखिए, अधिकारों का उल्लंघन कोई व्यक्ति कर सकता है, निजी संगठन कर सकता है। इन अधिकारों की रक्षा सरकार को करना होगी, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। किंतु सरकार के विभिन्न अंग
देखिए यहाँ पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, नौकरशाही और न्यायपालिका, ये किसी कार्य के संपादन में नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकती है। क्या संभव है? अब हम सोचते हैं कि सरकार तो सब कुछ कर सकती है, सरकार नियम कानून बनाती है और वह तो जो चाहे वह कर सकती है। हाँ, ऐसा सरकार कर सकती है और सरकार से ऐसा करते समय कुछ नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन भी हो जाए, तो सरकार से यदि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उसका उपचार भी करना होगा। इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। साथ ही क्या न्यायपालिका अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है? हम सोचेंगे न्यायपालिका तो सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, ये किसे उल्लंघन कर सकती है? लेकिन न्यायपालिका भी जो है उल्लंघन कर देती है। देखिए उदाहरण यही है कि न्याय देने में देरी भी नागरिक के अधिकार का उल्लंघन है। यदि मचलांगू का केस की सुनवाई समय पर हो जाती तो क्या मचलांगू युवा से विरुद्ध होकर रिहा होता? नहीं। इसी प्रकार जो निचली अदालतें हैं वो भी कई बार गलतियां कर देती है और उनके विरुद्ध फिर हम उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा के पुनर्सुनवाई करते हैं। तो समय समय पर इनकी सुनवाई की जाती है और ऐसा हो जाता है। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या कोई अतिक्रमण किया गया है तो न्यायालय उन अधिकारों की, उन सरकार द्वारा बनाए गए उन कानूनों की व्याख्या करता है और यदि न्यायपालिका को लगता है कि इससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो फिर न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है नागरिकों के अधिकार। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का एक लंबा इतिहास है। सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। तो व्यक्तियों के जीवन जीने के लिए अति महत्वपूर्ण अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी कि व्यक्ति को जीना है उसके लिए जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जो विकास की आवश्यकताएं हैं, जिनसे व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, उन परिस्थितियों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, मूल है, और उन मूल अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का लंबा इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम से पहले स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समझा था। इसी के चलते भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज सरकार से यह मांग की थी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का आदर करना चाहिए, उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाना चाहिए। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट में ब्रिटिश हुकूमत से भारतीय नागरिकों के लिए 12 मौलिक अधिकारों की मांग की थी। अतः स्वाभाविक है कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान सभा बनी, तो नागरिकों के इन अधिकारों को संरक्षित करने, उन्हें सुरक्षित करने एवं संविधान में समाविष्ट करने हेतु सबकी एक राय थी, सभी की एक राय थी कि नागरिकों के मौलिक अधिकार होना चाहिए और इन अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में समुचित व्यवस्था की गई। कोई भी सरकार किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है और कोई भी व्यक्ति अनुचित अधिकारों का प्रयोग भी नहीं कर सकता है। सरकार यदि किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उनकी रक्षा करने हेतु तत्पर रहती है। न्यायपालिका प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। यदि कोई व्यक्ति अधिकारों का दुरुपयोग करता है, इसको रोकने के लिए संविधान में इन अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी लगाए हैं। देखिए, आपको अधिकार दिए हैं आपके विकास के लिए। ऐसा नहीं कि आप उन अधिकारों का अतिक्रमण, विरोध करते हुए, उन अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए
किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर दंड भी दिया जा सकता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको भाषण देने की अभिव्यक्ति है, यानी कि आप किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें, आप देश के विभाजन की बात करें, आप देश के टुकड़े करने की बात करें। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह के मुकदमे में केस चलाया जा सकता है। आप अपने विकास की बात करें, लेकिन आप राष्ट्र को तोड़ने की बात नहीं कर सकते हैं। यह आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण अफ्रीका का घोषणा पत्र। अब आप बात करोगे कि सर भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए, हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात बनाया गया है। हमारे देश के संविधान में बहुत सारे देशों के संविधानों से अच्छी अच्छी बातें ली गई है, और होना भी चाहिए। जब हमको कोई बात नई सीखने को मिलती है तो हमें सीखना चाहिए। लिहाजा दक्षिण अफ्रीका का जो घोषणा पत्र है अधिकारों का, उसको हमने समझना चाहिए। देखिए, दक्षिण अफ्रीका का संविधान जब लागू किया गया तब कि दिसंबर 1946 में दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद करने वाली सरकार को हटाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में दिसंबर 1946 को एक ऐसी सरकार को हटाया गया जो कि रंगभेद को बढ़ावा देती थी। तो रंगभेद करने वाली सरकार को हटा दिया गया, किंतु देश में गृह युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। दक्षिण अफ्रीका के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। दक्षिण अफ्रीका के अधिकार घोषणा पत्र में व्यापक रूप से नस्ल, लिंग, गर्भधारण, जाति, धर्म, आस्था, अंतर मन, आयु, भाषा, जन्म, इन तमाम बातों से भेदभाव वर्जित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इन उपरोक्त आधारों पर वहां पर भेदभाव नहीं कर सकता है। हमारे संविधान से भी व्यापक बातें दक्षिण अफ्रीका के संविधान में लिखी गई है। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों के घोषणा पत्र को लागू करने के लिए संविधान द्वारा विशिष्ट न्यायालय की स्थापना की गई है। दक्षिण अफ्रीका के अधिकार घोषणा पत्र में जो मुख्य अधिकार दिए गए हैं वो हम देखते हैं। एक, गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, समुचित संबंध व्यवहार करने का अधिकार, आवास का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वस्थ भोजन पानी का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी एवं उच्च शिक्षा पाने का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार हमारे वहां पर भी है, लेकिन हमारे वहां वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया गया, और यह मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में इसे मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक काम देता हूँ कि आप दोनों ही देशों के संविधान को मिलाएं और क्या क्या बातें अलग हैं दोनों ही संविधानों में, दोनों के घोषणा पत्र में, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। भारतीय संविधान में जो अधिकारों का घोषणा पत्र है उसको कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है कि घोषणा पत्र, अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, समझ गए हम कि वह एक वारंटी कार्ड है। जब हम पंखा और टीवी खरीदते हैं तो हमें गारंटी दी जाती है, उसी प्रकार अधिकारों का घोषणा पत्र भी गारंटी कार्ड है। देखिए कितने अच्छे से समझाया गया है। अब 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तो पिछले 60-70 वर्षों में संविधान के
जो अधिकार का स्वरूप है उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है, कुछ में विस्तार भी हुआ है। जब हमारा संविधान लागू किया गया था तब नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किंतु संविधान में 44वें संविधान संशोधन सन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। अब यह एक सामान्य अधिकार रह गया है। ठीक इसी प्रकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में आता है, अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। देखिए, आपकी किताब में ऊपर दिया है, लेकिन मैं अब यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होता है। सामान्य अधिकार जो होते हैं वे साधारण कानून द्वारा लागू किए जाते हैं, जबकि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनकी रक्षा की गारंटी स्वयं संविधान करता है। यदि आपसे कोई कहता है कि साधारण कानून और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, साधारण अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि साधारण अधिकार जो होते हैं वे साधारण कानून द्वारा लागू होते हैं, जबकि मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, किंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करते समय संसद को संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है ना। साधारण कानून में यदि साधारण अधिकार में कोई परिवर्तन करना है तो संसद जब चाहे तब कानून में परिवर्तन कर सकती है अपने साधारण बहुमत से, किंतु यदि मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन करना है तो फिर संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यही मूल अंतर है साधारण अधिकार और मौलिक अधिकारों में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं भारतीय संविधान द्वारा, समानता से लेकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक, उन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। और आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। जाते जाते आपके लिए कुछ प्रश्न जिनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है? प्रश्न क्रमांक 2, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? प्रश्न क्रमांक 3, दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र कब बनाया गया अथवा दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू किया गया? दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू किया गया? प्रश्न क्रमांक 4, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? और शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को किस अनुच्छेद में प्राप्त है? आप इस उत्तर के लिए गूगल सर्च कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी ही, इसी अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, निरंतर और नियमित रूप से पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना भविष्य बनाएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। पुनः आप सभी को नमस्कार। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.